करारो इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कि फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, आईपीओ के डिटेल्स क्या है, और भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में आईपीओ के रिलेटेड। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनालिसिस करारो इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डेट्स देखेंगे तो ये आईपीओ शुरू होगा फ्राइडे 20 दिसंबर से, चलेगा 24 दिसंबर तक। 26 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी इस आईपीओ की, और अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो 27 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट पे ये शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर नहीं अलॉटमेंट मिली है तो उसी दिन 27 दिसंबर के दिन आपका जो भी रिफंड का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। 30 दिसंबर सोमवार के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं हम लोग। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है। प्राइस बैंड अगर देखेंगे तो 668 टू 704 का है। तो अगर अप्लाई करना है तो 704 पर ही अप्लाई करेंगे, या तो फिर आपके डीमैट अकाउंट पे कहीं ना कहीं कट ऑफ प्राइस का भी ऑप्शन रहेगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट अभी अगर यहाँ पर हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो 1250 करोड़ का ये लोग का इशू साइज है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये डेफिनेटली हम लोग समझेंगे कि क्यों ये लोग को अपना माल बेचना पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग आगे जाके डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कहीं ना कहीं जो कोटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे क्यू को मिला है 50% का कोटा, रिटेल को मिला है 35% और एच को मिला है 15% का कोटा। एक लॉट के लिए आपको लगेंगे 14,784 रुपये। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में, और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर चली जाएगी वैसे ही आप सीधा एच कैटेगरी में आ जाओगे। मैंने हर बार कहा है, एच कैटेगरी रिटेल कैटेगरी के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन को कोई फॉर्म कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी लॉक इन नहीं होता। जैसे ही आपका स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा उसके अगले मिनट ही आप शेयर्स बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी प्रमोटर होल्डिंग्स का हम लोग बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आईपीओ के पहले 100% स्टॉक होल्ड प्रमोटर्स के पास थे, और आईपीओ के बाद 68.77% प्रमोटर्स के पास रहेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो ये 1250 करोड़ का ये लोग का जो ऑफर फॉर सेल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जस्टिफाइड ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये लोग को मतलब स्टॉक्स अपना मतलब स्टॉक्स भी बेच रहे हैं और ऊपर से किधर और इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ है। अगर उन लोग का होल्डिंग ऑलरेडी 75% के नीचे होता तो ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ने काफ़ी सारे देखे हैं, कल भी जैसे हम लोग ने डीएम कैपिटल का देखा था, जिसके अंदर ऑलरेडी वो लोग का कुछ 50% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग था, और बट फिर भी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। तो वो तो कम होकर और भी 35-30% के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उससे ना कहीं जो प्रमोटर्स है वो लोग के इंटेंशन है ना थोड़े से मज़ा नहीं आता है। अभी यहाँ पर तो ये लोग के पास ऑप्शन नहीं है, ये लोग को पब्लिक जाना है तो 75% के नीचे ही ये लोग का ये होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग को पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल पे ला रहे हैं और कंपनी में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाय द वे अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के बारे में और कुछ जानेंगे तो देखेंगे 1997 से ये कंपनी बनी थी, ये एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि 27-28 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी करती क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट गेयर टू कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो ट्रैक्टर का पूरा ट्रैक्टर भी बना के दे सकते हैं, और उसका जो छोटा से छोटा जो गेयर होता है, जो एकदम छोटा पार्ट होता है, वो भी ये लोग बना के दे सकते हैं। तो ये लोग का ये मेन यूएसपी है। कंपनी डिज़ाइंस मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ट्रांसमिशन सिस्टम्स। एक्सेल्स हो गया, एक्सेल्स यानी कि जो बड़ी बड़ी जो गाड़ी रहती है ट्रक्स हो सब, वो सब हो गया। प्राइमरी फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर ऑफ हाईवे व्हीकल्स। ऑफ हाईवे व्हीकल्स मतलब जो बिना रोड के ऑफ रोड वाले व्हीकल्स आते हैं, क्योंकि जो खेती वेती में जो चलेंगे तो उसका जो वज़न होता है गाड़ी का, क्योंकि इन तो अगर खेत में ज़्यादा हैवी व्हीकल्स लेके आएंगे तो खेत उससे तबाह हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लोगों को डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑटोमोटिव ट्रक्स एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन व्हीकल ये सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जितना भी आपको फार्मिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी आपको व्हीकल ट्रैक्टर
जो भी ट्रक्स वक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ये लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं मोटा मोटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन पुणे महाराष्ट्र। तो ये लोग के दोनों प्लांट पुणे में ही है। ठीक है, और ये लोग का अप्रॉक्सीमेटली 84,000 का स्क्वायर फुट का स्क्वायर मीटर्स का ये लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ड्राइव लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और गेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ये लोग का कुछ 78,000 स्क्वायर मीटर्स का है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लोग का जो प्लांट्स है वो अच्छे खासे बड़े हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये लोग कास्टिंग मशीन असेंबली प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग पेंटिंग वो सब भी करते हैं जो लोग का ड्राइव लाइन प्लांट है उसमें। और जो ग्रास जो सॉरी गियर प्लांट है उसके अंदर लोग मशीन एंड हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से कार बर्जिंग इंडक्शन हार्डनिंग नाइट राइडिंग ये सब भी करते हैं। तो ये सब से कैसा होता है कि जो अभी जैसे काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स में भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स जो सब आने लग गए, तो इसके अंदर शॉक सर्किट ना हो या फिर किधर कुछ आग वाग लगने का टेंशन ना हो, सब कुछ जो इंजन जो सब है वो सब अच्छी तरीके से काम कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रैक्टर्स है तो आधे से ज़्यादा टाइम एकदम वो हीट ज़्यादा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो हैवी टास्क करना होता है ट्रैक्टर्स सबको, तो वो उतना वो हीट इंजन झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, वो सब कुछ ये लोग टेस्ट वेस्ट करते हैं ये लोग के जो भी प्लांट्स है उधर। अभी ये लोग के प्रोडक्ट्स क्या है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स है जैसे कि ये लोग का बैकहो लोडर्स हो गया, कॉम्पैक्ट व्हील लोडर्स हो गया, क्रेन्स ये लोग करते हैं, फोकलिफ्ट्स करते हैं, तो ये सब भी ये लोग बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वाले व्हीकल्स भी ये लोग के पास है और अदर्स भी। अदर्स में ये लोग का क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे गेयर्स शाफ्ट रिंग गेयर्स इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव व्हीकल्स, तो ये सब जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ये लोग का जो गेयर्स होता है, शाफ्ट यानी कि जो ब्रेक होता है अपना जो गेयर मतलब जो गेयर बॉक्स होता है। ठीक है, और जो दूसरा जो शाफ्ट यानी कि जो गेयर बॉक्स के ऊपर जो डंडा रहता है तो उसको शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वो सब भी ये लोग बनाते हैं। तो फिलहाल तो बिज़नेस अच्छा ही लग रहा है ऐसा। एक नीश बिजनेस है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल व्हीकल्स को ही ये लोग केटर करते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल अच्छा बिजनेस लग रहा है। कंपनी हैज़ डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ 220 सप्लायर्स अक्रॉस 8 स्टेट्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ 58 सप्लायर्स इंटरनेशनली। तो लोग के इंटरनेशनल क्लाइंट भी है, ये बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेशनल सप्लायर्स है तो डेफिनेटली इंटरनेशनली भी लोग की डिमांड आ रही है। कंपनी लोकल क्वालिटी एंड आफ्टर सेल्स टीम कंसिस्ट ऑफ 87 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड 53 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ टेम्पररी एम्प्लॉयज़, तो मोटा मोटी 140 के आसपास लोग के एम्प्लॉयज़ है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो टीयर 1 सप्लायर्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम एंड की सप्लायर्स ऑफ एक्सेल्स इन इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्री विद competitive modes for mission critical and complex driveline components. Customer centric offering of customized solution to a long standing OEM customer base, long standing relationship with marquee local and international supplier base, strong in-house R&D capabilities with proprietary IP rights to facilitate innovations of future ready products। ये एक सबसे एक अच्छी बात है कि आईपी राइट्स यानी कि पेटेंट वेटेंट भी ये लोग के पास ये लोग ने ऑलरेडी ले लिए रहेंगे कि कुछ भी अगर ये लोग इनोवेशन कर रहे हैं फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं ये लोग को किधर भी कंपटीशन से कुछ भी मतलब कंपटीशन से ऐसा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंपटीशन से थोड़ा सा ये लोग आगे एक रह सकते हैं कि एज मिलेगा ये लोग को मार्केट में। ठीक है, दूसरा एक और एक चीज़ देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विद लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ एंड इन हाउस गियर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, 84,000 स्क्वायर मीटर्स और एक 78,000 स्क्वायर मीटर्स एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, तो जगह होगा कभी कोई लोग के पास दिक्कत नहीं है। और बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से फ़ायदा ये हो जाता है कि आप बड़े ऑर्डर्स भी आप फुलफ़िल कर पाते हो, उसके अंदर आपको दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इससे हम लोग को और ज़्यादा अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। फुल ईयर और यहाँ पर हाफ ईयर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दोनों क्वार्टर के इधर हम लोग को जो भी फाइनेंशियल है दिख रहे हैं। एसेट्स की बात करेंगे तो 1,000 करोड़ के एसेट्स थे वो बढ़कर 1,070 करोड़ के एसेट्स हो गए। सिर्फ 50 लाख का इसके अंदर ग्रोथ आया और यहाँ पर भी 21 करोड़ का ही ग्रोथ आया हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल एसेट्स उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहे, पर अगर हम लोग 3 साल के मुकाबले हम लोग देखेंगे तो 80 करोड़ के एसेट्स लोग ने जोड़ दिए कहीं ना कहीं।
रेवेन्यू की बात करते तो 1520 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़कर 1733 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, फिर से बढ़कर 1800 हो गया, अभी यहाँ पर 922 करोड़ का रेवेन्यू है। मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो 1950 करोड़ से 2000 करोड़ का लोग रेवेन्यू बना लेंगे ये साल तक। ठीक है। जो कि इतना फास्ट मतलब फास्ट ग्रोथ नहीं है, बट अगर हम लोग देखा जाए तो 10% के एक एवरेज के हिसाब से लोग कहीं ना कहीं ग्रो करने की सोच रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 1500 की सेल पर आपने 22 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट बुक किया, यानी कि 1.5% के आसपास का प्रॉफिट। फिर उसके बाद 1700 की सेल के ऊपर आपने 48 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा, यानी कि 3.5% के आसपास, सॉरी 2.5% के आसपास का प्रॉफिट। 1800 पे 62 करोड़ का प्रॉफिट आपने बुक करा, यानी कि 3.5% का प्रॉफिट। और यहाँ पर 92 करोड़ के इस पे, सॉरी 922 करोड़ के इस पे आपने 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक करा है, यानी कि मोटा मोटी 5-5.5% का प्रॉफिट। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो कि 1800 करोड़ पे सिर्फ 62 करोड़ का प्रॉफिट था, बट यहाँ पर ऑलरेडी मतलब इसकी आधी सेल पे, बट ऑलमोस्ट उतना ही प्रॉफिट लोग ने ले लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि 2000 करोड़ की सेल हो सकती है, तो इसके ऊपर लगा प्रॉफिट कहीं ना कहीं 100 करोड़ का बनता हुआ दिख रहा है। 100 करोड़ लोग प्रॉफिट इस साल मतलब बुक कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बोरोइंग्स की, तो 178 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 188 करोड़ बढ़ गई, फिर उसके बाद 212 करोड़ हो गए, तो बोरोइंग्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीज़ आया। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये लोग ने 17-18 करोड़ ये लोग की बोरोइंग्स भी कम कर दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग और भी कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेंगे, तो इससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी का और भी मतलब इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो 4000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप ही कंसिडर होगी। आर अगर हम लोग देखेंगे तो 17.69 है, एक ठीक ठाक सा नंबर है। आर ओ सी ई 19.35, वो भी अच्छा ही नंबर है। कि यूजुअली मतलब मैं अगर कंपनी देखता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर जो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी रहती है, तो मैं आर हमेशा मतलब 15 से 20% के ऊपर वाला ही देखता हूँ, और आर भी कम से कम 20% के ऊपर वाला ही देखता हूँ। तो ये नंबर्स काफ़ी उससे मिलते जुलते ही है, इतना ज़्यादा कुछ बुरा नंबर नहीं है, फिलहाल एक अच्छा ही नंबर लग रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 के नीचे है, डेफिनेटली अच्छा है। पैट मार्जिन 3.5 का है, बट वो पिछले साल के हिसाब से कंसिडर हो रहा है। अगर हम लोग पूरे इसके हिसाब से देखेंगे, जो भी ये 2 क्वार्टर में जिस हिसाब से अपना परफॉर्म करा है, तो मेरे हिसाब से पैट मार्जिन 5.5% के आसपास का हो सकता है। ठीक है। अगर प्री आईपीओ अगर इसका ईपीएस देखेंगे तो 11 का था, और अभी पोस्ट आईपीओ 17.5 का हो जाएगा। पीई रेशियो की बात करेंगे तो 64 से गिरकर वो 40 का हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लग रही है। डेफिनेटली पीई रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो थोड़ी सी तो महंगी है, ऐसा नहीं कि नहीं है महंगी, बट जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये एक बात है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, ऑफर फॉर सेल पे आ रहा है सब पूरा का पूरा, तो कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी के जो प्रमोटर्स के पास पूरे 100% की होल्डिंग्स है, और उन लोग को लिस्ट करने के लिए लोग को अपनी होल्डिंग्स कम करनी पड़ रही है। बट एक एक बात का अगर मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रहा है, मैं अगर अपने एक और एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, कि आप 1250 करोड़ में से आप 1000 करोड़ का भी मान लो आप ऑफर फॉर सेल करते, 250 करोड़ का आप फ्रेश इशू लाते, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि कंपनी को लोग ग्रो कैसा करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी आप ऑफर फॉर सेल ला रहे, तो उसके अंदर तो कंपनी के जेब में पैसा, मतलब प्रमोटर्स के जेब में पैसा जा रहा है, कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है। तो ये कंपनी का ग्रो करने का जो भी ये लोग का प्लान है, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मिसिंग हो जाता है। वो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लग रहा है। बाकी इंडस्ट्री अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार सा है इसके अंदर, पॉइंट पॉइंट मुझे लगा ठीक ठाक सा एक है। डेफिनेटली इसी इसी डेट रेंज के टाइम पे और एक दो आईपीओ और आ रहे हैं, हम लोग वो आईपीओज भी कंसिडर देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। साथ ही साथ 19 से 23 तारीख के बीच में और अलग 5 आईपीओ आ रहे हैं, जिन लोग के वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप और जाकर देख सकते हो। तो 19 से 23 वाले और 20 से 24 वाले, ये सब एक ही प्राइस ब्रैकेट में ही कंसिडर करे जाएंगे। तो टोटल 7-8 आईपीओज आ रहे हैं, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 या 3 आईपीओ में ही इन्वेस्ट करेंगे, बाकी आईपीओ को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो ये फिलहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है,
मैं अभी तक मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ, बट बाकी दो और आईपीओ जो वीडियोस मतलब उसके वीडियोस भी लाऊंगा। वो दोनों तीनों आईपीओ देखने के बाद, समझने के बाद, बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल्स देखने के बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि वो दोनों तीनों चारों में से कौन से आईपीओ में मुझे इन्वेस्ट करना है, या कि चारों में से किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वो मैं डेफिनेटली टाइम आने पर आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना, अब दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कंपनी कैसी लग रही है और आपको ये बिज़नेस कैसा लग रहा है, और क्या आगे इस कंपनी का ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।